नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत करें बिहार की, जहां पर जातीय जनगणना को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बिहार में जातीय जनगणना का बीजेपी समर्थन करने के लिए तैयार हो गई है। वहां पर बीजेपी इसका समर्थन करेगी और बीजेपी तथा जेडीयू के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। बीजेपी ने समर्थन देने का वादा किया है। बीजेपी के वादे के बाद ही नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार ने 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। पहले यह बैठक 27 मई को होने की बात कही गई थी, लेकिन बीजेपी के ओर से जब हाँ आई तो उसके बाद फिर इसको 1 तारीख किया गया। बीजेपी विधानसभा में जो अभी तक प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनका समर्थन कर चुकी है और साथ ही पीएम से जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिला था बिहार का, उसमें भी बीजेपी शामिल थी। आपको ये बता दें कि तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी ने जातीय जनगणना का समर्थन किया था। हालांकि केंद्र में बीजेपी सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। यह सही है कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने पर विमर्श करने के लिए सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 1 जून को यहीं पटना में संवाद कक्ष में होगी। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट करके कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 1 जून को आहूत सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी भाग लेगी। बात करते हैं राहुल गांधी के लंदन दौरे की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने लंदन यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी नहीं ली थी। आपको बता दें कि विदेश यात्रा से पहले सांसदों को विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी लेना जरूरी है। यात्रा के कम से कम 3 हफ्ते पहले वेबसाइट पर जानकारी डालकर विदेश मंत्रालय की मंजूरी लेनी होती है। सभी सांसदों को विदेशी सरकारों, संस्थाओं आदि से मिलने वाले निमंत्रण पत्र विदेश मंत्रालय के जरिए मिलने चाहिए। ये भी एडवाइजरी में कहा गया था। अगर सीधे निमंत्रण मिलता है तो उसे विदेश मंत्रालय के ध्यान में लाना होगा और राजनीतिक मंजूरी लेनी होगी। सभी सांसदों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि वे विदेश यात्रा पर जाने से पहले विदेश मंत्रालय की राजनीतिक मंजूरी लें। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा कि जब तक सांसद सरकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा ना हो, उन्हें पीएमओ या फिर सरकार से मंजूरी की जरूरत नहीं है। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच गर्मागर्म बहस हुई और बात तू तड़ाक तक आ गई। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की भाषा पर सख्त एतराज किया। मामला विकास के कार्यों का था, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा निशाना साधा था। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? देखिए, हमारी असहमति हो सकती किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। देखिए, माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी है और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि उन्होंने ये इस्तीफा 16 मई को ही दे दिया था, लेकिन अब तक इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई। न कांग्रेस पार्टी की ओर से यह बात सामने आई, न ही खुद कपिल सिब्बल ने पहले इसकी जानकारी दी थी। आज जब राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर वो सपा के समर्थन से लखनऊ पर्चा दाखिल करने पहुंचे, तब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने तो 16 मई को ही कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। सिब्बल ने कहा कि वो चाहते हैं कि 2024 में ऐसा माहौल बने जिसमें मोदी सरकार की खामियां जनता के सामने आए। सोलह मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्यागपत्र दे दिया। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें इसका प्रयास करूंगा। वैसे तो सिब्बल ने खुद को निर्दलीय आवाज बताया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी और अपने खुद के विचार अब खुलकर रख पाएंगे। We are all constrained by the fact that we are members of political parties and we have to therefore abide by the discipline of those parties. But I think it is important to be an independent voice. और मैं समझता हूं कि जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो वो लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है। तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलनी तय हैं राज्यसभा में। इसके लिए उम्मीदवार भी तय हुए। कपिल सिब्बल और जावेद अली खान ने तो पर्चा भर दिया, लेकिन तीसरे उम्मीदवार को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ये तीसरा उम्मीदवार कौन होगा? अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव या फिर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी, जो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी सपा के टिकट पर राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं। सपा के पास 3 राज्यसभा के टिकट हैं। कपिल सिब्बल और जावेद अली खान का पर्चा हो चुका, अब डिंपल यादव तीसरी उम्मीदवार हो सकती हैं। वैसे अखिलेश ने जयंत को राज्यसभा भेजने का वादा किया था, ये सूत्रों ने जानकारी दी है। अखिलेश चाहते हैं कि जयंत सपा के टिकट पर जाएं, ये भी सूत्र कह रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी आरएलडी उम्मीदवार के तौर पर अपना समर्थन चाहते हैं। और वहीं उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद भी कांग्रेस की दुर्दशा लगातार जारी है। पिछले 1 महीने में 3 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने भी कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। और अब आज वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कह दिया कि वो तो 16 तारीख को ही इस्तीफा दे चुके हैं। अब वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जवाबदारी निभावती थी। आज कांग्रेस क्या है 3 દિવસની ચિકન સેન્ડવિચ ખાવા ઉદયપુર ગયા હતા। હવે અમને ચિંતન કરવાની નહીં, ચિંતા કરવાની જરૂર છે। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही यूएपीए के सेक्शन 17 के तहत भी उन्हें उम्र कैद हुई। आईपीसी की धारा 121 देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुटी है, जबकि यूएपीए की धारा 17 के तहत यासिन मलिक टेरर फंडिंग का दोषी है। साथ ही 10 लाख से ऊपर का जुर्माना भी लगाया गया। 10-10 साल की 5 सजाएं यासिन मलिक को सुनाई गई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। यासिन मलिक ने पिछली सुनवाई में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। एनआईए ने उसे फांसी देने की मांग की थी, जबकि उसके लिए नियुक्त न्याय मित्र ने उम्र कैद की गुजारिश की थी। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद तिहाड़ जेल ने प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। यासिन मलिक को और अधिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाएगा। अब उम्र कैद की सजा होने के बाद उस पर पैनी नजर रहेगी, उस पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी।
सुबह जब कोर्ट में कार्रवाई चालू हुई तो दोनों पक्षों ने, एनआईए ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने मैक्सिमम सेंटेंस की मांग की जो इस केस में कैपिटल पनिशमेंट है 121 आईपीसी के अंदर। मैं कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड अमाइकस क्यूरी, मैंने इस केस का जो मिनिमम था 121 के अंदर, दैट इज लाइफ, मैंने उस चीज़ का कोर्ट से रिक्वेस्ट किया। कोर्ट ने दोनों लोगों के पक्ष को सुनते हुए यह मैटर को फिक्स किया फॉर द ऑर्डर ऑन सेंटेंस। मैंने पहले भी बताया एनआईए ने इसमें एज सारी धाराओं में 121 आईपीसी एक ऐसा सेक्शन था जिसमें कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड का प्रावधान था और उसमें जो मिनिमम उम्र कैद हो सकती थी वो उम्र कैद की थी। तो एनआईए ने इसमें मृत्युदंड मांगा, हमने मांगा, और मैं यासीन मलिक का अमिकस क्यूरी होने के नाते मैंने उसमें उम्र कैद की सज़ा का रिक्वेस्ट किया कोर्ट से, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए फाइनली एक ऑर्डर ऑन सेंटेंस पास किया है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाई गई है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।